अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। सुबह का आगाज़ बड़ा हंगामा खेज था, लिहाजा वो पूरा दिन अफरा तफरी और भाग दौड़ में गुजर गया। इस रोज़ मैंने जैसे ही थाने में कदम रखा, पता चला कि मेरी आमद से पहले ही कोई मेरा मुंतज़िर था। मुझे बताया गया कि पूरे नूरपुरा से 3 अफराद मुझसे मिलने आए हैं। मैंने इन्हें फ़ौरन अपने पास बुला लिया। इन दिनों मैं शमशाबाद नामी एक कस्बे के थाने में तैनात था। नूरपुरा शमशाबाद के शुमाल में कोई मील सवा मील के फासले पर वाक़ था। ये एक छोटा सा गांव था और मेरे थाने की हुदूद में आता था। थोड़ी ही देर के बाद तीनों नूरपुरी मेरे कमरे में मौजूद थे। इनमें से एक अधेड़ उम्र मर्द, एक अधेड़ उम्र औरत और एक नौजवान लड़की थी। इन तीनों के चेहरों पर गहरी तशवीश और परेशानी पाई जाती थी। इन्हें देखकर मैंने फौरी तौर पर जो अंदाज़ा कायम किया, उसके मुताबिक वो एक ऐसा मुख्तसर ख़ानदान था जो अचानक किसी उफ्ताद की लपेट में आ गया था। मैंने सवालिया नज़र से बारी बारी इन्हें देखा और पूछा, क्या मसला है भाई, तुम लोगों का जो सुबह सुबह थाने का रुख करना पड़ा? थानेदार साहब, नज़ीर अचानक गायब हो गया है, औरत ने घबराई हुई आवाज़ में बताया। कुछ पता नहीं चल रहा वो कहाँ चला गया। नज़ीर कौन है? मैंने कागज़ कलम संभालते हुए सवाल किया। नज़ीर जट फरीदा का खामिद है जनाब, अधेड़ उम्र शख्स ने अपनी सी उम्र की औरत की जानिब इशारा करते हुए बताया। तुम कौन हो? मैंने मर्द की आंखों में देखते हुए सवाल किया। मेरा नाम याकूब है जनाब आली, उसने ठहरे हुए लहजे में तारुफ कराते हुए कहा। फरीदा और नज़ीर ये दोनों मेरे ग्वांडी हैं और ये इनकी अकलौती बेटी नसरीन है। बात के इख्तिताम पर उसने नौजवान लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैंने इस बात में सर हिलाया और फरीदा की तरफ देखते हुए गहरी संजीदगी से सवाल किया। फरीदा बीबी, तुम्हारा खामिद कब से गायब है? जी, रात से, उसने रुहा से लहजे में जवाब दिया। क्या वो घर के अंदर से गायब हुआ है या कहीं बाहर गया था? ठहरे सरकार, मैं आपको बताता हूँ। मेरी बात पूरी होने से पहले ही याकूब बोल उठा। मैंने रूए सुखन उसकी तरफ मोड़ लिया। वो बताने लगा, थानेदार साहब, जैसा कि आपको मालूम हो गया है, ये लोग मेरे हमसाए हैं। नज़ीर जट एक छोटा काश्तकार है। इसकी इधर नूरपुर में ही कोई 5 एकड़ अराजी है। वो पूरा दिन अपने खेतों में मसरूफ़ रहता है और सूरज ढलने के बाद वापस घर आ जाता है। पिछली रात जब वो घर नहीं आया तो फरीदा को तशवीश हुई। ये रात गए तक इसका इंतज़ार करती रही। वो सांस हमवार करने के लिए रुका, फिर इजाफा करते हुए बोला, जब नज़ीर जट सुबह तक भी घर नहीं आया तो मैंने फरीदा बहन से कहा कि नज़ीर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराना चाहिए। मेरी बात इस अल्लाह की बंदी की समझ में आ गई और मैं इन माँ बेटी को लेकर आपके पास आ गया हूँ। मैंने गंभीर अंदाज में गर्दन हिलाई। याकूब का बयान ख़त्म हुआ तो मैं फरीदा की तरफ मुतवज्जा हुआ। इसकी आंखों में देखते हुए मैंने हमदर्द लहजे में इस्तफसार किया। फरीदा बीवी, जब कल सुबह नज़ीर खेतों की तरफ जाने के लिए घर से निकला तो तुम्हारी इसके साथ कोई तू में तो नहीं हो गई थी? ये सवाल मैंने इस खदशे के पेश नज़र किया था कि मुमकिन है वो बीवी की किसी तल्ख कलामी के सबब खफा होकर इधर उधर निकल गया हो। फरीदा बीवी ने नफ़ी में गर्दन हिलाई और जवाब दिया, नहीं जनाब, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ। वो सुबह हंसी खुशी घर से निकला है। क्या इससे पहले भी वो कभी यूं अचानक गायब हुआ है? नहीं जी, ऐसा पहली बार हुआ है। तुम्हारे ख्याल में वो कहाँ जा सकता है? मैंने पूछा। अगर मुझे इस बात का पता होता कि वो कहाँ गया है तो मैं खुद वहाँ जाकर उसे न देख लेती, वो कदरे उलझन ज़दा अंदाज में बोली। मैंने इसकी जहनी कैफियत को मद्देनज़र रखते हुए वजाहत कर दी। फरीदा बीवी, मेरे पूछने का मतलब यह है कि नज़ीर का कोई यार बेली, कोई दोस्त सज्जन ऐसा न हो जिसके पास वो चला गया हो? नहीं जी, मैं ऐसे किसी बंदे को नहीं जानती, वो दो टोक अंदाज में बोली। हमारा तो कोई अजीज़ रिश्तेदार भी नहीं है जो मैं ये सोचूं कि नज़ीर उधर किसी से मिलने चला गया होगा, और वो ऐसे जाता भी कैसे? उसने ज़रा सा रुक कर एक बोझल सी सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोली, आज तक वो मुझे बताए बगैर कहीं नहीं गया। वो अपनी छोटी से छोटी बात भी मुझसे नहीं छुपाता। इसीलिए तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि वो कहाँ गुम हो गया है। देखें, ये बच्ची भी अपने बाप के लिए कितनी उदास और फिक्रमंद है। बात के इख्तिताम पर उसने अपनी बेटी नसरीन की जानिब इशारा किया। इन माँ बेटी के साथ आने वाले याकूब नामी शख्स ने तस्दीकी अंदाज में कहा, थानेदार साहब, फरीदा बिल्कुल ठीक कह रही है।
नज़ीर जट की दुनिया बड़ी महदूद थी। मैं तो इन लोगों को अरसा दराज से देख रहा हूँ, घर से खेत और खेतों से घर, बस इन्हीं दो जगहों के बीच इनकी ज़िंदगी गुजर रही थी। यार दोस्त पालना, इधर उधर बैठकर गपशप लगाना इसकी आदत में शामिल नहीं था। ये फरीदा को बताए बगैर कहीं चला गया हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। लेकिन हालात वाक़या से पता चलता है कि मुमकिन हो चुका है। नज़ीर जट कल रात से गायब है। इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं तो गया ही होगा, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। फिर फरीदा के चेहरे पर एक नज़र डालते हुए मैंने पूछा, अब तक तुम लोगों ने नज़ीर को कहीं तलाश करने की भी कोशिश की है या यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे हो? नहीं जी, अभी तो हमने इसे कहीं भी नहीं ढूंढा, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोली। हम फौरन ही आपके पास आए हैं। याकूब ने ख्याल आ रहा है कि थानेदार साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि नज़ीर जट को कोई हादसा वगैरह पेश आ गया हो? चेक करना पड़ेगा, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। इस बात के इम्कानात तो हैं, फरीदा गहरी फिक्रमंदी से बोली। अल्लाह खैर करे, अगर नज़ीर को कुछ हो गया तो हमारी तो दुनिया ही अंधेरी हो जाएगी। फरीदा बहन, तुम खुद को संभालने की कोशिश करो, याकूब ने तसल्ली आमेज अंदाज में कहा। नज़ीर को कुछ नहीं होगा। तुम्हें देख देख कर बेचारी बच्ची भी हलकान हो रही है। बच्ची से इसकी मुराद नसरीन थी। नसरीन की उम्र मेरे अंदाजे के मुताबिक 15 साल रही होगी। इसकी आंखों और चेहरे के तासुरात को देखकर लगता था कि वो बाप की गुमशुदगी से बेहद अफसरदा और गमज़दा है। मैंने संजीदा लहजे में कहा, फरीदा बीवी, तुम्हारा खामिद मंजर से गायब है, लिहाजा उसकी तलाश के सिलसिले में मुख्तलिफ किस्म के अंदाजे कायम करने के बाद ही आगे बढ़ना होगा। इस काम के लिए मुझे तुम्हारे ताउन की ज़रूरत होगी। जी, मैं हर ताउन के लिए तैयार हूँ, वो बड़ी फर्माबरदारी से बोली। मैंने पूछा, क्या तुम्हारे खामिद की किसी से दुश्मनी वगैरह भी थी? किसी भी शख्स की गुमशुदगी के मामले में हादसे के साथ साथ दुश्मनी वगैरह के इम्कान को भी जहन में रखना पड़ता है। जब कोई शख्स अचानक मंजर से गायब हो जाता है तो बुनियादी तौर पर उसके ग़याब की 3 में से कोई एक वजह हो सकती है। नंबर 1, वो अपनी मर्जी से कहीं चला गया हो। नंबर 2, इसे कोई हादसा पेश आ गया हो। नंबर 3, वो किसी दुश्मन का शिकार बन गया हो। इस तीसरी और आखिरी वजह की भी कई शाखें हैं, मसलन इसे अगवा कर लिया गया हो, इसे कत्ल कर दिया गया हो, वगैरह वगैरह। लिहाजा गुमशुदा शख्स के दोस्तों और दुश्मनों को बड़ी एहतियात से चेक करना पड़ता है। फरीदा ने मेरे सवाल के जवाब में कहा, नहीं जी, नज़ीर का कोई दुश्मन नहीं। पिछले दिनों इसका किसी शख्स से कोई लड़ाई झगड़ा हो क्या हो? मैंने पूछा। किसी चीज़ के लेन देन पर या अराजी वगैरह के मामले पर? बिल्कुल नहीं, इसके जवाब की कतईयत बरकरार रही। मैं गहरी सोच में डूब गया। 2 इम्कानात यकसर रद्द हो गए थे, यानी हालात व वाक़यात के तनाजुर में न तो नज़ीर खुद कहीं गया था और न ही इसकी गुमशुदगी में किसी दुश्मन का हाथ था। लिहाजा एक ही सूरत बाकी रह जाती थी कि इसे कोई हादसा पेश आ गया हो। मैंने हादसे के इम्कान को दोहराना मुनासिब न समझा कि इस जिक्र से नसरीन और फरीदा को मज़ीद दुख हो सकता था। मैंने संजीदगी से कहा, फरीदा बीवी, तुम अपनी बेटी के साथ घर जाओ, तुम लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द तुम्हारे खामिद को ढूंढ निकालूंगा। मुझे इन तमाम अफराद के नाम चाहिए जिनसे उमूमन खेतों में नज़ीर की मुलाकात होती रहती है। फरीदा बीवी ने मेरी मतलूबा मालूमात फराहम कर दी तो मैंने याकूब की तरफ देखते हुए कहा, इन आजमाइशी लम्हात में माँ बेटी को तुम्हारे इखलाकी और समाजी ताउन की अशद ज़रूरत है, तुम इनका ख़ास ख्याल रखना। जनाब, ये भी कोई कहने वाली बात है, वो जल्दी से बोला। ये लोग तो बिल्कुल मेरे घर के अफराद की तरह हैं। मेरी बीवी नरगिस की फरीदा से गहरी दोस्ती है और हम दोनों मियाँ बीवी नसरीन को अपनी बेटी की तरह चाहते हैं। हमारी चूँकि अपनी औलाद नहीं, इसलिए भी नसरीन से हमें कुछ ज़्यादा ही उनसियत है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैंने इत्मीनान भरे अंदाज में कहा। मैंने इन्हें चंद ज़रूरी हिदायत दी और रुखसत कर दिया। मैंने कांस्टेबल शहजाद को अपने कमरे में बुलाया और इसे मुख्तलिफ हिदायत देने लगा। फरीदा ने मुझे 4 अफराद के नाम नोट करा दिए थे जिनसे खेतों में नज़ीर जट की रोज़ाना मुलाकात और गपशप होती थी। इन चारों की अराजी भी नज़ीर जट की ज़मीन के साथ ही लगी हुई थी। नज़ीर जट की तलाश के लिए इन्हीं चारों में से किसी की मदद ली जा सकती थी। वो चारों अफराद कुछ इस तरह थे, नंबर 1 हफीज़, नंबर 2 मुश्ताक अहमद, नाजिम अली और इफ्तिखार बाजवा। शहजाद मेरे सामने हाजिर हुआ तो मैंने इसे हुक्म दिया, शहजाद,
तुम फौरन मौजा नूरपुर रवाना हो जाओ, वहाँ से 4 बंदों को पकड़ कर लाना है। पकड़ कर लाना? ये अल्फाज ने शहजाद को चौंका दिया। वो हल्ला गुल्ला और हंगामी नौयत की कार्रवाइयों में बहुत खुश रहता था। शहजाद हाथ पांव और हड्डी जोड़ का खासा मजबूत था। लड़ाई भिड़ाई और पकड़ धकड़ के मामलात में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था, इसलिए मेरे अल्फाज ने उसके चेहरे और आंखों में अजीब सी चमक भर दी थी। सरसराती हुई आवाज में उसने मुझसे पूछा, क्या नूरपुर में कोई संगीन वारदात हो गई है मलिक साहब, जो इतने वसी पैमाने पर गिरफ्तारियों की जरूरत पेश आ गई? मैंने तुमसे गिरफ्तारियों की कोई बात की है? मैंने घूर कर इसकी तरफ देखा। वो मैं तो यही समझा था, वो कतरे नदामत आमेज अंदाज में बोला। आपने कहा था ना इन्हें पकड़ कर लाना है। पकड़ने का मतलब मैंने यही लिया कि इन्हें गिरफ्तार करके लाना है। वो चारों शरीफ आदमी हैं, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। किसी शख्स की गुमशुदगी के हवाले से इनसे पूछगछ करना है। वो तुम्हें नूरपुर के खेतों में बआसानी मिल जाएंगे। अगर चारों एक साथ दस्तयाब ना भी हों तो जो मिले उसे अपने साथ ले आना। इन चारों जमींदारों के नाम ये हैं। बात के इख्तिताम पर मैंने चारों मतलूबा अफराद के नामों से कांस्टेबल शहजाद को आगाह कर दिया। उसने पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनी और फितरी तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर पूछने लगा, मलिक साहब, गुम होने वाले बंदे का नाम क्या है? नज़ीर जट, मैंने ठहरे हुए लहजे में बताया। ये बंदा भी तो नूरपुर का वसनीक है। अभी थोड़ी देर पहले जो 3 अफराद मुझसे मिलने आए थे ना, इनमें एक नज़ीर जट की बीवी, दूसरी उसकी बेटी और तीसरा मर्द उनका हमसाया है। ये लोग नज़ीर जट की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराने ही आए थे। मैंने शहजाद की बेचैन फितरत की तस्कीन के लिए तफसील से आगाह किया तो वो पुरजोश अंदाज में बोला, जनाब आप फिक्र न करें, मैं अभी गया और अभी आया। एक बात को अच्छी तरह जहन में रखना, मैंने तंबीही अंदाज में कहा। वो सवालिया नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने बदस्तूर ठहरे हुए अंदाज में कहा, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि तुम्हारे अंदर थानेदारी के जरासीम ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन इन चारों को तुम जो भी मिल जाए सीधा मेरे पास लेकर आओगे। वहाँ नूरपुर के खेतों में खड़े होकर तफ्तीश शुरू नहीं कर देना। मैं यहाँ बैठकर तुम्हारी जल्द वापसी का इंतज़ार करूँगा। ठीक है मलिक साहब, वो संजीदा लहजे में बोला, आप कहेंगे तो मैं इनसे कलाम भी नहीं करूँगा। मैंने कलाम से नहीं, तफ्तीश से रोका है। मैंने तीखे लहजे में कहा, मैं तुम्हारी ज़ुबान पर ताला डालकर नहीं भेज रहा हूँ, बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम जितनी जल्दी मुमकिन हो वापस आ जाओ। मैं आपके हुक्म की तामील करूँगा जी, वो फर्माबरदारी से गर्दन झुकाकर बोला। कांस्टेबल शहजाद को मेरे कमरे से रुखसत हुए बमुश्किल आधा घंटा हुआ था कि एक और सनसनीखेज इत्तला मुझ तक पहुँच गई। कांस्टेबल जमशेद ने मुझे बताया कि शमशाबाद के मेन बाज़ार में एक आदमी का कत्ल हो गया है। जमशेद उमूमन थाने से बाहर इलाके के गश्त पर रहता था। मैंने उसे ताकीद कर रखी थी कि वो सुबह थाने आकर हाजिरी लगाए और फिर शमशाबाद के गली कूचों और मेन बाज़ार की सियाहत को निकल जाए। इसे सादा लिबास में रहते हुए शमशाबाद कस्बे में होने वाली सरगर्मियों और गैर मामूली वाक़यात पर निगाह रखना होती थी, और आज वो दिन के इब्तिदाई हिस्से ही में एक गैर मामूली संगीन वाक़ये की खबर लेकर आया था। मैंने तशवीश भरे अंदाज में पूछा, जमशेद, किसका कत्ल हुआ है और कहाँ पर? जनाब, मकतूल का नाम राजा इनायत है और इधर मेन बाज़ार में उसकी अपनी दुकान है, कांस्टेबल ने जवाब दिया। वो किस चीज़ की दुकानदारी करता है? मैंने पूछा। नाई की दुकान की जनाब, उसने बताया। राजा का लफ्ज़ इसीलिए इनायत के नाम के साथ लगा हुआ है मलिक साहब। गांव देहात में नाई, हज्जाम वगैरह को उमूमन राजा कहा जाता है, लेकिन इस राजा के आगे साहब नहीं लगाया जाता, क्योंकि वो बेचारा शख्स हज्जाम का राजा होता है। असल राजाओं महाराजाओं से उसका दूर का भी वास्ता नहीं होता। मैंने जमशेद की आंखों में देखते हुए पूछा, वाक़ये की तफसीलात क्या हैं? राजा इनायत की शेरक काट कर उसे मौत के घाट उतारा गया है, और वो भी उसकी दुकान के अंदर। कांस्टेबल ने बताया कि इनायत की लाश इधर ही पड़ी हुई है और गांव के लोग बाहर जमा हैं, लेकिन मैंने इन्हें सख्ती से मना कर दिया है कि कोई दुकान के अंदर कदम न रखे। मेरा ख्याल है कि इस अंधोनाक वाक़ये की खबर मकतूल के घर भी पहुंच गई है। राजा इनायत शमशाबाद ही का रहने वाला है। मैंने पुरसोच अंदाज में हुकारा भरा, फिर लम्हाती तवक्कुफ के बाद इजाफा करते हुए फैसलाकुन लहजे में कहा, जमशेद, हम अभी मेन बाज़ार की तरफ जा रहे हैं।
फौरी तौर पर तैयारी कर लो, तुम भी मेरे साथ जाओगे, ओके? वो सर को असबाती चुम्बिश देते हुए बोला, आप 10 मिनट के बाद कमरे से निकलकर बाहर आ जाएं, मैं आपको तैयार मिलूंगा। ठीक है, मैंने कहा, और तुम आसिफ को मेरे पास भेज दो। जमशेद ने मेरे हुक्म की तामील का यकीन दिलाया और कमरे से निकल गया। थोड़ी देर के बाद आसिफ मेरे सामने मौजूद था। ये ओहदे के एतबार से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर था और मेरी नज़र में वो एक मेहनती और ज़िम्मेदार और फर्शनास पुलिस वाला था। मैंने सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर उसकी तरक्की के लिए सिफारिशात अफसराने बाला तक पहुंचा रखी थी। वो हर लिहाज से इस तरक्की का मुस्तहिक था। आसिफ, तुम्हें यकीनन पता चल गया होगा कि इधर मेन बाजार में एक हजाम का कत्ल हो गया है। जी, ये खबर मुझ तक पहुंच गई है, उसने असबात में जवाब दिया। मैं जमशेद के साथ चाय बकुआ पर जा रहा हूँ, मैंने एएसआई को अपने प्रोग्राम से आगाह करते हुए बताया। इस दौरान में थाने के मामला तुम्हारी निगरानी में रहेंगे। आप बेफिक्र होकर जाएं मलिक साहब, वो इत्मीनान बख्श लहजे में बोला। मैं यहाँ का काम देख लूँगा, इंशाल्लाह आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। एक बात और, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कांस्टेबल शहजाद को नूरपुर की तरफ रवाना किया है। वो वहाँ से 3-4 बंदों को पकड़ कर लाएगा। तुम इन्हें संभाल लेना, जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ इन्हें इधर ही बिठाए रखना। मुझे इनसे ज़रूरी पूछगछ करना है। ये पूछगछ नज़ीर जट की गुमशुदगी के सिलसिले में है ना? वो तस्दीक तलब अंदाज में बोलने लगा। हाँ, तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है, मैंने असबात में गर्दन हिलाते हुए कहा। मुझे पता चला है कि गुमशुदा नज़ीर जट की बातचीत ज़्यादातर इन्हीं लोगों से थी। इन्हें कुरेदने के लिए मैंने इन्हें बुलाया है कि कोई ऐसा सुराख मिल जाए जो गुमशुदा नज़ीर जट तक हमारी रहनुमाई कर सके। अगर आपकी इजाज़त हो मैं इस सिलसिले में इन्हें टटोलने की कोशिश करूं। ज़रूर, मैंने ठोस लहजे में कहा। तुम्हें पूरी इजाज़त है। शुक्रिया मलिक साहब, वो ममनूनियत भरे लहजे में बोला। मैं कांस्टेबल जमशेद के हमरा जाय बकुआ की तरफ रवाना हो गया। राजा इनायत की दुकान माशाअल्लाह हेयर कटिंग एंड गरम हम्माम मेन बाजार के सेंटर में वाक़ थी। बाज़ क़ारीन के ज़हन में ये सवाल उभर सकता है कि गांव देहात के माहौल में हेयर कटिंग जैसे अल्फाज खासे भारी भरकम लगते हैं। इन क़ारीन से माज़रत के साथ ये कहूँगा कि अव्वल तो शमशाबाद एक बड़ा कस्बा था। इनायत की दुकान की एक जानिब अशरफ बूट हाउस और दूसरी तरफ भोला स्वीट मार्ट था। इधर नूरपुर जैसे छोटे गांव में याकूब भी मदीना क्लॉथ हाउस के नाम से दुकान खोले बैठा था। दरअसल बात यह है कि गांव देहात और कस्बा जात के ये दुकानदार जब शहर का रुख करते थे और वहां की दुकानों पर इसी नौइयत के बोर्ड्स आवेज़ा देखते थे तो अपने इलाकों में आकर उसकी तकलीद करना ज़रूरी ख्याल करते थे। इस रफ्ता रफ्ता कारोबारी शहर का ये चलन गांव देहात में भी रिवाज पा गया था। मकतूल की दुकान के बाहर कोई दर्जन भर अफराद जमा थे, लेकिन कांस्टेबल की हिदायत का पास करते हुए किसी एक बंदे ने भी दुकान के अंदर कदम रखने की जुर्रत नहीं की थी। इस ज़माने में एक आम कांस्टेबल के हुक्म को भी अवाम में आईजी के हुक्म का दर्जा हासिल था। आजकल की तरह पुलिस की बेतौकीरी कहीं देखने में नहीं मिलती थी। बड़े अफसोस और शर्म की बात है कि आज पुलिस डिपार्टमेंट का बड़ा हिस्सा सियासतदानों के हाथों खिलौना बनकर रह गया है। अब तो हमारे ज़माने में तो बड़े बड़े चौधरियों, जागीरदारों और आईजी साहब से दोस्ताना मरासिम रखने वाले तुर्रम खानों को भी कानून के साथ मजाक की इजाज़त नहीं दी जाती थी। लेकिन मैं इस दर्दनाक मौजू पर ज़्यादा ज़बान दराजी नहीं करूँगा। मुझे बुढ़ापे में अपने अजीज़ों, अपने पोते पोतियों और नवासे नवासियों के लिए मुश्किलात खड़ी करने का कोई शौक़ नहीं। मैं मोहतात अल्फाज में सिर्फ इतना कहूँगा कि या तो मैंने पुलिस डिपार्टमेंट में ज़िंदगी नहीं गंवाई और या फिर आजकल किसी अजीबोगरीब डिपार्टमेंट को पुलिस का नाम दे दिया गया है। हम मकतूल हज्जाम की दुकान पर पहुँचे तो हमें देखकर लोग इधर उधर बिखर गए। मैं कांस्टेबल जमशेद के साथ दुकान के अंदर दाखिल हो गया। वो खासी कुशादा दुकान थी। इब्तिदाई हिस्से में दाखिली मकाम के सामने एक दीवार के साथ तवील चौबी बेंच रखी थी जो यकीनन अपनी बारी के इंतजार में बैठने वाले ग्राहकों के लिए थी। सामने दूसरी दीवार पर एक बड़ा सा आईना आवेज़ा था जिसके ज़ेरी हिस्से के साथ दीवार ही में एक पतला सा शेल्फ बना हुआ था। मज़कूरा शेल्फ पर आलात हजामत जमे हुए थे। इसी शेल्फ के नीचे एक दराज भी बनी हुई नज़र आ रही थी।
जो यकीनी तौर पर मकतूल की तिजोरी की हैसियत से इस्तेमाल होती होगी। इसी दराज के ऊपर एक ट्रांजिस्टर भी रखा हुआ था जो इस वक्त ऑन था। ट्रांजिस्टर पर अपने वक्त का एक मकबूल गाना बज रहा था। मैंने नॉब घुमाकर रेडियो को बंद कर दिया। मुतज़क्करा बाला किंग साइज आईने के सामने मकतूल की मखसूस कुर्सी थी जहां वो अपने ग्राहकों को बिठाकर इनकी हजामत और शेव वगैरह बनाता था। एक पुराना सा तौलिया कुर्सी के गिर्द रखा हुआ था। दुकान के पिछले हिस्से में गर्म हमाम बना हुआ था। यह हिस्सा 2 बाथरूम्स पर मुश्तमिल था। वो सर्दियों का मौसम था, लिहाजा कस्बे के चंद लोग गुस्ल वगैरह की गर्ज से इधर का रुख करते थे। मकतूल राजा इनायत की लाश इसकी कुर्सी के करीब ही दुकान के फर्श पर पड़ी थी। मैं उकड़ू बैठकर लाश का मुआयना करने लगा। शहरत के मकाम से इसकी गर्दन को किसी तेज धार आले की मदद से काटा गया था। दुकान का फर्श यानी कच्ची जमीन भी अच्छी खासी खून आलूद थी। खून के छींटों से अंदाजा होता था कि इनायत ने बुरी तरह तड़प कर जान दी थी। शहरत कटने के बाद वो अजियतनाक अंदाज में फर्श पर फड़का होगा। ये राय कायम करने में मुझे ज़रा दुश्वारी महसूस नहीं हुई कि राजा इनायत का कातिल जो कोई भी था वो जुल्म, बर्बरियत और सफाकी के नोबेल प्राइज से नवाजे जाने का मुस्तहिक था। पता नहीं ऐसा खतरनाक दुश्मन उसने क्यों पाल रखा था। मौके की कार्रवाई का तकाजा निभाते हुए मैंने दुकान की मुकम्मल तलाशी ली और यह खाना तलाशी खासी सूदमंद साबित हुई। मैंने अभी तिजोरी नुमा दराज का जिक्र किया है। इसके अंदर से एक खास शे बरामद हुई और वो शे थी एक खून आलूद उस्तरा जो खुली हुई हालत में इस दराज के अंदर रखा हुआ था। मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक इसी उस्तरे की मदद से राजा इनायत की गर्दन काटी गई थी। गोया मैं आला कत्ल बरामद करने में कामयाब हो गया था। अलावा इसी मज़कूरा दराज में चंद छोटे नोट और सिक्के भी रखे हुए थे जिनकी कुल मालियत 8.5 रुपये थी। इस ज़माने में फिंगरप्रिंट्स वगैरह उठाने का रिवाज नहीं था, लेकिन खून आलूद उस्तरे के लेबॉर्ट्री टेस्ट से यकीनन इस बात की तस्दीक हो जाती कि इसके खतरनाक तेज धार फल पर मकतूल इनायत ही का खून लगा हुआ था। मैंने ज़रूरी कार्रवाई करने के बाद कांस्टेबल जमशेद से पूछा, जब तुम यहाँ आए थे तो क्या इस वक्त भी रेडियो बज रहा था? जी, रेडियो ऑन ही था, वो मुतामिलाना लहजे में बोला। फर्श पर एक लाश पड़ी थी, गर्दन कटी हुई लाश, और इस लाश के सिरहाने गाने बज रहे थे। मैं खफगी आमेज अंदाज में बोला, इस रेडियो को तो ऑफ कर देते। जी, अभी वो परेशानी और अफरा तफरी में मेरा इस तरफ ध्यान नहीं गया था मलिक साहब, वो नदामत आमेज लहजे में बोला। मुझे माफ़ कर दें जनाब। अच्छा ठीक है, मैंने दरगुजर करते हुए कहा, अब तुम फौरी तौर पर राजा इनायत की लाश को सरकारी अस्पताल पहुंचाने का बंदोबस्त करो। अगलब इम्कान यह है जब तक मैं लोगों से पूछगछ करता हूँ। ठीक है जनाब, उसने फरमाबरदारी से कहा। फिर चौंके हुए अंदाज में बोला, आप पूछगछ का आगाज़ कबीर अहमद से करें जनाब। कबीर अहमद? मैंने सवालिया नज़र से इसकी तरफ देखा। ये कौन है? कबीर अहमद वो बंदा है जनाब जिसने सबसे पहले राजा इनायत की लाश को देखा था, जमशेद ने वजाहत करते हुए बताया। फिर बाजार में खड़े लोगों में से एक दराज कामा शख्स की तरफ इशारा करते हुए बोला, वो जो लंबा तड़ंगा आदमी खड़ा है ना, वही है कबीर अहमद। मैंने इस बात में गर्दन हिलाई और ताकीदी लहजे में कहा कि फ़िलहाल तुम इनायत की लाश को किसी कपड़े वगैरह से ढक दो। कटी हुई गर्दन का मंजर देखने वालों को खौफ और दहशत में मुब्तला कर रहा है। जी मलिक साहब, ये कहते हुए वो मकतूल की लाश की जानिब बढ़ गया। मैं दुकान से बाहर निकला और कबीर अहमद नामी इस शख्स से इशारे से अपने पास बुला लिया। वो जल्दी से मेरे करीब आ गया। मैं इसे हिजूम से थोड़े फासले पर ले गया और पूछा, कबीर अहमद तुम करते क्या हो? जी, मैं फेरी का काम करता हूँ, उसने जवाब दिया। फेरी का काम? मैंने गहरी नज़र से इसे देखा। मतलब ये कि तुम घूम फिर कर मुख्तलिफ सामान फरोख्त करते हो? जी थानेदार साहब, उसने असबात में गर्दन हिलाई। फिर बताया, जनाब मेरे पास सारा औरतों और लड़कियों के मेकअप का सामान होता है। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के कढ़ाई वाले रंगीन रेशमी धागे, सुइयाँ, कुरेशिया, लकड़ी के फ्रेम, परांदे और चूड़ियाँ भी मैं अपने साथ रखता हूँ। वो सांस लेने के लिए रुका, फिर इजाफा करते हुए बोला, मैं शमशाबाद और इसके आले दुआले के गांव में चक्कर लगाकर ये चीज़ें बेचता हूँ। कबीर अहमद? मैंने हैरत भरी नज़र से इसे देखा और कहा कि यार तुम तो चलता फिरता मीना बाजार हो। इसने मेरे तबसरे पर कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया और यकटुक मेरी तरफ देखता चला गया।
मैंने पूछा, क्या ये सच है कि इनायत की लाश को सबसे पहले तुमने देखा था? जी हाँ, उसने सर को अस्पाती जुम्बिश दी। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। तुम इस तरफ क्या लेने आए थे? मैं राजा इनायत की दुकान पर शेव बनवाने के लिए आया था जनाब। फिर क्या हुआ? मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए पूछा। बस मैं जैसे ही दुकान के अंदर दाखिल हुआ, इनायत पर मेरी नज़र पड़ी। उसने जवाब दिया, मेरा मतलब है इसकी लाश पर नज़र पड़ी। क्या ये लाश दुकान में इसी जगह पड़ी दिखाई दे रही थी जहां इस वक्त मौजूद है? मैंने सिलसिला सवालात को आगे बढ़ाते हुए पूछा। उसने इस बात में गर्दन हिलाई। मैंने अगला सवाल किया, और दुकान के अंदर रेडियो भी बज रहा था? जी हाँ, रेडियो पर गाने आ रहे थे, शायद कोई गज़ल आ रही थी। उसने बताया, ये तय है कि कोई प्रोग्राम नशर हो रहा था। इनायत की लाश को देखने के बाद तुमने क्या किया था? मैंने लाश लाश का शोर मचाया और दुकान से बाहर निकल आया। वो एक झुरझुरी लेते हुए बोला, थोड़ी देर में वहाँ 2-4 बंदे जमा हो गए और फिर आपके थाने का एक सिपाही सादा लिबास में इधर आ निकला। मैंने सिपाही को सूरत हाल से आगाह कर दिया। उसने मेरी बात तवज्जो से सुनी, लाश पर सरसरी जायज़ा लिया और मुझे ये हिदायत करते हुए थाने रवाना हो गया। वो खामोश हुआ तो मैंने पूछा, कौन सी हिदायत? आपके सिपाही ने मुझसे कहा था कि मैं इधर से न जाऊं। उसने जवाब दिया, अभी थानेदार साहब यानी आप यहाँ आकर मेरा बयान लेंगे। जब से मैं इधर ही खड़ा ठंड से अकड़ रहा हूँ। शेव तो क्या बनता, आज की तो दिहाड़ी भी गई जनाब। तुम्हें इन हालात में भी अपनी दिहाड़ी की पड़ी हुई है। मैंने इसे डांट पिलाई। इधर तुम्हारे गांव के एक रहायशी की दर्दनाक मौत वाक़ हो गई है। तुम कैसे संगदिल और खुदगर्ज इंसान हो? वो शर्मिंदा सी सूरत बनाते हुए बोला, माफ़ करते जनाब, गलती हो गई। मैंने पूछा, जब तुम इनायत की दुकान में दाखिल हुए तो क्या आसपास की दुकानें खुली हुई नहीं थीं? नहीं जनाब, उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। मेन बाजार में सुबह सबसे पहले सिर्फ 2 दुकानें खुलती हैं, एक तो राजा इनायत की और दूसरी शीर फरोश की। वो लम्हे भर को थमा, फिर एक जानिब इशारा करते हुए बोला, वो इस तरफ बाजार के आखिर में चाचा गामा की दूध दही की दुकान है। जब मैं इधर आया तो राजा के आसपास वाली दुकानें बंद थीं, ये तो अभी थोड़ी देर पहले खुली हैं। तुमने किसी मशकूक बंदे को तो इधर से जाते हुए नहीं देखा? मैंने ठहरे हुए लहजे में इस्तफसार किया। मेरा मतलब है कि जब तुम दुकान में दाखिल हुए तो इस दूध वाली की दुकान